है ना। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज रेडॉक्स रिएक्शन का, किया बैलेंस उसको ट्राई किया था। फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन में क्या क्या था, बोलो जल्दी से। Br2 just Br2 plus NaOH gives NaBr plus NaOBr plus H2O, यही था ना? यही था। आई थिंक इसमें तो केवल यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखो है या नहीं। दूसरा रिएक्शन क्या था? सेकेंड रिएक्शन क्या था? T4 plus NaOH giving PH3 plus Na3 Na2HPO3। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले तो यहां 0 से -3, सबसे पहले तो इसको दो अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन है। अगर हम इसे कनेक्ट करें तो यहाँ पे चेंज 12 का है, दिखता है क्या? एक फास्फोरस पे है -3, तो 4 फास्फोरस के लिए चेंज देखना होगा ना, 4p के लिए। एक p4 में 4 है तो 12। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इधर 0, तो चेंज 3 का, चेंज अगर 3 का है तो P4 के लिए टोटल चेंज फिर से 12 का आ जाएगा। और अगर 12 का आ जाएगा तो फिर ये कौन, किसके माइक से आवाज आ रही है? तो फिर यहाँ पे 12 कॉमन ही हो जाएगा, 1 1 का रह जाएगा, तो 1 यहाँ रह जाएगा, 1 यहाँ भी रह जाएगा। और एक P4 से इसके 4 बनेंगे, एक P4 से इसके 4 बनेंगे। अब बाकी सोडियम वगैरह को देख के बैलेंस कर देंगे। तो 2P4 plus NaOH gives 4PH3 plus 4Na2HPO3। अब सोडियम इसमें लग रहा है 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, और फिर इधर आ जाएगा 4। हाँ रुको रुको, लेफ्ट में 4 3 या 12 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 4H2O आएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 का फैक्टर कॉमन है, तो यहाँ से ये 2 गायब हो जाएगा, ये रह जाएगा 4, ये रह जाएगा 2 2 2। ठीक। थर्ड रिएक्शन क्या था? FeC2O4 प्लस KMnO4।
गिविंग Fe2SO4 whole 3 plus K2SO4 plus CO2 plus MnSO4 plus वाटर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको वन मॉलिक्यूल के लिए टोटल चेंज देखना होता है, तो थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे कि एक मॉलिक्यूल में एक फेरस आयन है जो कि गया फेरिक आयन में, और एक ऑक्सलेट आयन है जो बाद में 2CO2 बन गया होगा। यहां पे चेंज 1 का है, लेकिन यहां पे चेंज 2 का है। चेक करना जरा, अरे है या नहीं? है ना? कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, लेकिन 2 कार्बन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरस ऑक्सलेट में नेट चेंज कितने का होगा, तो 3 का होगा कि नहीं? अरे 1 का चेंज आयरन में है, 2 का चेंज कार्बन में है। जल्दी बोलो, है या नहीं? सो फेरस ऑक्सलेट में टोटल चेंज 3 का है, और पर मैग्नेट में 5 का है, ये तो सबको पता ही है। और इसलिए इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, जब इधर 5 इधर 3 आ जाएगा तो फाइनली अब इसको बैलेंस करते हैं। 5 आयरन, तो यहां पे लगेगा 5/2, क्योंकि यहां 2 है लगा हुआ। 5 × 2 10 कार्बन, तो यहां लगेगा 10 CO2। 3 मैंगनीज, तो 3 MnSO4। पोटेशियम है 3, तो यह आ जाएगा 3/2, 3/2 × 2 3 हो जाएगा, K2SO4। हाँ, तो यही आया होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड को, अब सल्फेट को काउंट करके लिख लो। सल्फेट देखो यहाँ कितना है, यहाँ है सल्फेट 15/2। चेक करो, 5/2 × 3 15/2। यहाँ पे है 3/2, यहाँ पे है 3/2, यहाँ पे है 3, तो 15/2 हो गया। अरे किसका माइक से आवाज आ रहा है? इसके 5/2 हो जाएगा 7.5, 3/2 हो जाएगा 1.5, तो 7.5, 8, 9, 3, 12, यहाँ 12 लग जाएगा, तो इधर आ जाएगा 12H2O। ये बैलेंस हो गया, समझा? तो एक से ज़्यादा एलिमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल चेंज अपने को देखना है, एक मॉलिक्यूल में कुल चेंज कितना है। डन? आगे बढ़ें, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग। अब इसके बाद होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन वो डिफिकल्ट पोर्शन होता है, वो नीट में उतना आता नहीं है, जस्ट थोड़ा सा मैं आइडिया उसका दे देता हूँ, केवल नीट में वो सब चीज़ें आती नहीं है, IIT JEE में आता है वो। जस्ट 1 सेकेंड। उसके लिए सबसे पहले रेडॉक्स टाइट्रेशन में
हमें सीखना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कि कैसे हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का। इक्विवेलेंट वेट जिसको हम E से डिनोट करेंगे, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। पर फॉर्मूला यूनिट। ये वही क्वांटिटी है जिससे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, समझा? इट्स द सेम क्वांटिटी जिससे अभी ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये सब है क्या? एक मॉलिक्यूल में कितना टोटल चेंज है। तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम डिवाइड कर दें बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर फॉर्मूला यूनिट, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या एक मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट में जो टोटल चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, उससे अगर डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर वेट को, तो जो क्वांटिटी आता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में हमने लिख रखा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर फॉर्मूला यूनिट, इसे एन फैक्टर कहा जाता है। तो इतना बड़ा ना लिख के बार बार एन फैक्टर, तो एन फैक्टर वही है जिसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का एन फैक्टर 5 है, फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर 3 है। समझ गए? सो एन फैक्टर is the change in oxidation number per formula unit, उसी को हम कहते हैं एन फैक्टर। अंडरस्टूड? तो अगर कुछ कंपाउंड का हम इक्विवेलेंट वेट देखना चाहें तो उसके लिए हमें रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए कि उसमें चेंज कैसा हो रहा है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में H2SO4 के प्रेजेंस में, ये देखो MnSO4 बन रहा है, यानी कि यहां 7 से 2 का चेंज हो रहा है, और इसलिए एन फैक्टर यहां पे 5 है। और अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं तो अगर आपको याद हो तो इसमें क्रोमियम +3 बना था। कौन बताएगा एन फैक्टर क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस रिएक्शन में? पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर क्या होगा? बिल्कुल 6 होगा। +12 से +6, 1 मॉलिक्यूल के लिए चेंज देखना है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ 2 लगाओगे तो इधर 12 है और इधर 6 है, तो डिफरेंस 6 का है, इसलिए एन फैक्टर 6 का होगा। इसलिए अगर
इक्विवेलेंट वेट हमें बताना हो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिवाइडेड बाय 5 होगा, डिवाइडेड बाय 5 होगा, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट डिवाइडेड बाय 6 होगा। मालूम नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट इस तरह से हम डिटरमिन करेंगे। इतनी देर से कर क्या रहे हैं? और इक्विवेलेंट वेट यहाँ डिफाइन हुआ तो उसमें से हो रहा था। इक्विवेलेंट वेट एक क्वांटिटी है ना जिसको डिफाइन किया जा रहा है इस तरह से। जिस तरह से मॉलिक्यूलर वेट होता है उसी तरह से क्वांटिटी डिफाइन हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट, कोई पूछे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसका क्या आंसर होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट के जैसा ही एक क्वांटिटी डिफाइन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर है। मॉलिक्यूलर वेट को अगर n फैक्टर से डिवाइड कर दें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर दें, तो जो क्वांटिटी आता है उसको हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। यही डेफिनेशन हुआ। तो इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले रिएक्शन में डिफाइन होगा। रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि चेंज कितने का हो रहा है, क्योंकि एक ही रिएजेंट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह का चेंज शो करता है, तो वो रिएक्शन स्पेसिफिक होंगे। अब यहां पे कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर हमें याद रखना है, हमें याद रखना है। उसका मैं एक टेबल देने जा रहा हूं आपको। उसका मैं एक टेबल आपको देने जा रहा हूं, जैसे मैंने 2 का निकाल के आपको दिखाया। सबसे पहले इधर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखने जा रहे हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। यहां पे मीडियम लिखेंगे, यहां पे हाफ रिएक्शन, और यहां पे n फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इससे कुछ सबसे पहले तो सेंस बन के निकल रहा है कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हाफ रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है इसमें। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जब भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा एसिडिक मीडियम में, तो वो खुद रिड्यूस होकर हमेशा Mn2+ बनाएगा, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हो। यहां कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब मैं लिखने जा रहा हूं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अगर मीडियम एसिडिक हो तो हमेशा ये +7 से मैंगनीज +7 से +2 में जाता है, और इसलिए इसका n फैक्टर, पोटेशियम परमैंगनेट का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 है। उसी तरह से K2Cr2O7 मीडियम एसिडिक हो या अल्कलाइन हो, ये एक जैसा बिहेव करता है। Cr2O7 2- gives Cr+3, और इसका n फैक्टर 6 होगा। लेकिन अगर पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम में हो या पोटेशियम परमैंगनेट न्यूट्रल मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर लेता है, तो ये परमैंगनेट आयन
MnO2 बनाता है। जल्दी बताओ एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट वुड बी द एन फैक्टर? क्या होगा एन फैक्टर? एन फैक्टर होगा 3 + 7 से +4 गया। एक कंपाउंड होता है K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। ये एसिडिक मीडियम में क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूस होकर Cr+3 बनता है। जल्दी से बताओ इसमें एन फैक्टर क्या है? क्या है एन फैक्टर? एन फैक्टर 3 है, बिल्कुल। 1 क्रोमियम +6 से +3, चेंज 3 का। उसके बाद XO3-, जहां पे X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। क्लोरीन होगा तो उसको क्लोरेट बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमेट बोलेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडेट बोलेंगे। ये सभी एसिडिक मीडियम में XO3- दूसरे को ऑक्सीडाइज करता और खुद हैलोजन बनाता Cl2Br2I2। जल्दी से एन फैक्टर बताओ। कितना है एन फैक्टर? अरे 5 है, +5 से 0। एन फैक्टर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो रिफ्रेश करो, उसको रिप्लेस करो, अपना ये सिस्टम को चेक करो ना। उसमें मैं क्या करूँ बच्चे? उसको रिफ्रेश करो ना। आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसको रिफ्रेश करो। अब एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2। ये किसी भी मीडियम में, एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में, ये रिड्यूस हो जाता वाटर में। कौन बताएगा एन फैक्टर यहाँ पे? एन फैक्टर जरा मालूम करो इसमें। बिल्कुल 2, क्योंकि H2O2 में परऑक्साइड आयन है और ये जा रहा है ऑक्साइड आयन में। एक मॉलिक्यूल के लिए जब देखेंगे तो -2 से -4 गया, चेंज 2 का है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, H2O2 ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका एन फैक्टर हमें याद रखना है। इसी तरह से कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, मीडियम, हाफ रिएक्शन एंड एन फैक्टर। सबसे पहले इसमें आता है फेरस आयन। ये आप
किसी को नहीं दिख रहा है? तो जिसको नहीं दिख रहा है बताओ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, आप बताओ ना। अब तुम्हारे घर आके तो मैं तुम्हारे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता ना बच्चे। उसको ठीक करो, उसको रिफ्रेश करो, रीस्टार्ट करो। सो फेरस आयन अब ये कंपाउंड के फॉर्म में होगा। फेरस सल्फेट हो सकता है, फेरस नाइट्रेट हो सकता है, फेरस क्लोराइड हो सकता है। मीडियम इसके लिए एसिडिक होना चाहिए, मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो ये अब देखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये जाता फेरिक आयन में, तो एन फैक्टर तो सिंपल है, 1 होगा, +2 से +3। ऑक्सिलेट आयन मीडियम एनी, एनी का मतलब एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो। ये हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होके CO2 बनाता है। तो बताओ ऑक्सिलेट का एन फैक्टर क्या होगा? रिएक्शन में सोडियम ऑक्सिलेट, पोटेशियम ऑक्सिलेट, ऑक्जेलिक एसिड, ऐसा कुछ होगा। एन फैक्टर बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा? इसका एन फैक्टर 2 होगा, +6 से +8, इधर +6 होगा, इधर 2 लगाएंगे, +8 हो जाएगा। आयोडाइड, दिस इज अनदर कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। मीडियम इसके लिए एसिडिक चाहिए, और ये एसिडिक मीडियम में आयोडाइड आयोडीन बनाता है। जल्दी बताओ एन फैक्टर क्या होगा? क्या होगा एन फैक्टर, जल्दी बोलो। 1 होगा, -1 से 0। एक आई माइनस के लिए देखना है, I2 के लिए नहीं। तो फेरस आयन, ऑक्सिलेट आयन, आयोडाइड आयन, एंड देन अच्छा H2O2 थोड़ा एक टिपिकल रिएजेंट है। H2O2 का एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर इस बात से डिसाइड होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको पिछले टेबल में भी हमने लिखा था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डुअल रोल प्ले करता है, इसका बिहेवियर डिपेंड करता है सामने कौन है, दूसरा रिएजेंट कौन है। अगर सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, सामने अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। यानी कि अभी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। यूजुअली एसिडिक मीडियम लेते हैं इसमें, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। जल्दी से कौन बताएगा एन फैक्टर? एन फैक्टर कौन बताएगा जल्दी से? बिल्कुल 2, -2 से 0। O2 पे लेफ्ट साइड में -2 है, राइट साइड में O2 पे 0 है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए चेंज 2 का है। तो ये कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हो गए जिनका एन फैक्टर आपको याद रखना है। तो इस तरह से अब एन फैक्टर आपको समझ में आ गया। इक्विवेलेंट वेट फिर से क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नेक्स्ट, अब आ जाओ एक क्वांटिटी देखो,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको हम EQ बोलते हैं। इट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जरा देखो, पैरेलल ड्रॉ करो, ये नंबर ऑफ मोल से मिलता जुलता क्वांटिटी है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, समझ गए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले जरा कुछ दो चार निकाल के देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 10 ग्राम Na2C2O4, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट? जल्दी से बताओ, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स? सबसे पहले इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होगा। अगर ये नहीं समझता तो उसको इक्विवेलेंट वेट पढ़ने का रेडॉक्स रिएक्शन में कोई अधिकार नहीं है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया ऊपर 46 प्लस 24 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया? 4 4 8 6 14 4 1 6 1 7 2 9 4 13 134 बाय 2 यानी 67। इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 67। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो मास 10 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 67 ग्राम, इतने इक्विवेलेंट हो गए। कुछ समझा क्या? अगर आपसे मैं पूछूं हाउ मेनी gram equivalent is present in 50 gram potassium permanganate if it is being used in acidic medium। मैंगनीज का एटॉमिक मास 55, पोटेशियम का 39। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास निकालना है, फिर 50 ग्राम में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताना है।
25/30। पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास क्या निकाला आपने? पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट मास 39 + 55 + 64। इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चे? 158 डिवाइडेड बाय 5। 72 कहां से आएगा? 31 पॉइंट कुछ होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास इज 50 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज 158/5। ये आ जाएगा 250/158 इक्विवेलेंट। इस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब हमने निकाल लिया तो इसके बाद यहां पे एक न्यू और एक्स्ट्रा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये तो शायद मूल कॉन्सेप्ट में भी बताया होगा आपको थोड़ा बहुत, या ये वाला लॉ नहीं किया था उस समय शायद। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, देखो क्या कहता है ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और इससे रेडॉक्स रिएक्शन की लाइफ कितनी इजी हो जाती है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि एक रिएक्शन में सभी के सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं। In a chemical reaction, same number of gram equivalents of reactants combine to give the same number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि एक रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अब सबसे पहले जरा इसका बेनिफिट समझो कि ये किस तरह से केमिस्ट्री को हेल्प करता है, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन आया, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस K2C2O4 प्लस H2SO4 गिविंग MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ध्यान से सुनना, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कह रहा है कि अगर इसका 1 इक्विवेलेंट है तो इसका भी 1 इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड होगा। एक केमिकल रिएक्शन में सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन, यानी कि इसका 1 इक्विवेलेंट इसके 1 इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करता है। अगर ये सही है तो देखो अब इसका बेनिफिट
कि इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए बैलेंस करना जरूरी नहीं होगा। और बैलेंस तो तब करते हैं जब मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तो कह रहा है कि सबके सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन करेंगे। तो अगर सबके सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन करेंगे तो बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमें कहा गया कि 50 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए इसके कितने मास चाहिए होगा। ध्यान से सुनेंगे, यहीं से कल की बातें शुरू होगी। 50 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए कितने ग्राम पोटेशियम ऑक्सलेट की जरूरत होगी। तो दो तरीका है, एक तो कि हम बैलेंस करें, फिर पता करें इसके 50 ग्राम में कितने मोल, फिर पता करें कि इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 बैलेंस करने के बाद। तब हम कहेंगे कि इसके 2 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट करते तो इसके 1 मोल इसके 5/2 मोल से रिएक्ट करेगा, और इसलिए इसका 50/158 मोल। ये कहाँ से लिखा, अभी अभी निकाला था मोलर मास। ये देखो इसके 5/2 इंटू 50/158 मोल के साथ कंबाइन करेगा। ये तो पता है ना सबको, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है जिसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आता है। वो सीधा कहेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 50/158/5 इक्विवेलेंट है या नहीं। अरे बाबा देखो ना, निकाल ही रखा है अभी। यानी कि वो सीधा कहेगा कि 250/158 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट will oxidize 250/158 equivalent of K2C2O4, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम ही है तो फिर बैलेंस करने की तो जरूरत ही नहीं है। एक का इक्विवेलेंट निकाल लो, दूसरे का उतना इक्विवेलेंट चाहिए होगा। और पोटेशियम ऑक्सलेट का अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया तो जरा ऊपर जाके देखो, हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाला है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो एक बार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, मास जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे करेंगे तो इसलिए मास ऑफ K2C2O4 कितना लगेगा, तो ये लगेगा 250/158, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया, इनटू इक्विवेलेंट मास, और इसका इक्विवेलेंट मास होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इसका एन फैक्टर है 2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे। तो जरा इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो कल की बात समझ में आएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। कल लास्ट क्लास होगा रेडॉक्स रिएक्शन का, उसके बाद फिर 2 और टॉपिक रह जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज इतना, बाकी कल देखते हैं। ठीक है बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? एक सेकेंड रुको, जस्ट गिव मी वन, रुक जाओ अभी 1 सेकेंड। अभी ग्रुप ही नहीं तैयार किया है। आज मैं अभी ग्रुप 1 आध घंटे में बना के फिर उसमें नाम डाल दूंगा, फिर उसके बाद कल चेक कर लेंगे, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे।